हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है CMA शुभम कुमार वर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लोग को रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना है, हम लोग को रेवेन्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब लेना है जब हम उसे रियलाइज करते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब हम इसे रियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो बातें हैं मुख्यतः, एक है रेवेन्यू, दूसरा है रियलाइजेशन। रेवेन्यू हम किसे मानेंगे और रियलाइजेशन उसे हम कब करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रेवेन्यू का जो डेफिनेशन देता है वो क्या देता है। हम लोगों ने रेवेन्यू का डेफिनेशन पहले भी पढ़ा है, जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था उसमें रेवेन्यू का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसका और भी डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू के बारे में क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रेवेन्यू के बारे में तीन बातों को करता है। रेवेन्यू किसे मानेंगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है सेल ऑफ गुड्स। हम लोग जब भी बिजनेस करेंगे, कोई भी इंटरप्राइज बिजनेस करेगा तो वो तीन चीज़ों पे बिजनेस करेगा। एक है सेल ऑफ गुड, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, या फिर यूज बाय अदर ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। ठीक है। पहला दोनों तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तीसरा क्या चीज़ है। तो हम लोग तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? जब इंटरप्राइज किसी फिजिकल गुड्स पे, फिजिकल चीज पे डील करता है। ठीक है। जैसे मान लो किसी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर कोई भी ऐसा कंपनी जो कि किसी गुड्स पे, किसी कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उस पर डील करता है, देन दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। दूसरा चीज होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बहुत सारे इंटरप्राइज जो है वो गुड्स पे डील नहीं करते, वो सर्विस, सेवा प्रदान करते हैं। जैसे हमारा कंसल्टेंट फर्म्स हो गया, कोई लॉयर हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? गुड्स पे डील कर, सॉरी, सर्विसेज पे डील करते हैं। मतलब ये लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को और उसके बदले पैसे चार्ज करते हैं। तीसरा जो एक इनकम का स्रोत होता है वो क्या होता है? यूज ऑफ अदर्स, यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। आपके इंटरप्राइज का रिसोर्सेस कोई दूसरे के द्वारा यूज किया जाता है और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है डोमिनोज पिज्ज़ा का। डोमिनोज पिज्ज़ा क्या है? डोमिनोज एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। डोमिनोज का अगर आउटलेट खोलना है तो आपको क्या करना होगा? डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लेना होगा। तो डोमिनोज क्या है? एक ब्रांड बन चुका है। तो लोगों को अगर मान लीजिए डोमिनोज पिज्ज़ा का अगर आउटलेट खोलना है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? डोमिनोज कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है कि मैं आपका जो ब्रांड नेम है उसका यूज़ करके बिजनेस करूंगा और जो भी उससे पैसे आएंगे उसका कुछ पार्ट मैं आपको दे दूंगा रॉयल्टी के तौर पे। ठीक है। तो वो होता है कि यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। तो डोमिनोज का जो रिसोर्स है वो क्या हो गया? उसका ब्रांड नेम। उसके ब्रांड नेम को किसी दूसरे के द्वारा यूज किया जाता है और उसके बदले उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। हुआ हमारा यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। तो रेवेन्यू मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर के बना है। पहला है सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरा है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और तीसरा है यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू के लिए डेफिनेशन देता है। का डेफिनेशन आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नट सेल में जो है वो यही तीन बातें हैं कि सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। ठीक है। अब देखते हैं इसका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कब कब हम रेवेन्यू को रियलाइज्ड मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने तीन एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। तीन एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स।
तो सेल ऑफ गुड्स के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला जो है वो क्या करता है, चाय बेचता है और उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी किसी गुड्स पे डील करता है तो उस गुड्स में दो चीजें होती है, रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है। रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डॉली चाय वाला का, तो डॉली चाय वाला क्या किस चीज पे डील करता है, चाय पे। वो चाय बनाता है और मार्केट में लोगों को सेल करता है, ठीक है। तो उस चाय के अंदर दो चीजें छिपी होती है, रिस्क या रिवार्ड। या तो रिस्क होगा या रिवार्ड होगा। इसका रिस्क और रिवार्ड क्या होता है भाई, तो देखिए, जब डॉली चाय वाला एक चाय बनाकर किसी कस्टमर को देता है तो कस्टमर को दो चीजें हो सकती है, या तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस गुड से उसको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब उसको क्या मिलता है, उससे संतुष्टि मिलता है कि हाँ मैंने इतने पैसे लगाए तो वो पैसा यूटिलाइज हो गया। रिस्क क्या होता है कि उन्होंने उतने पैसे लगाए लेकिन उसका क्या हुआ, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, वो चाय दिया लेकिन पानी जैसा चाय दे दिया, तो मज़ा नहीं आया। तो मज़ा नहीं आया तो रिस्क मिल गया। तो क्या होता है कि जब रिस्क और रिवार्ड जब ट्रांसफ़र हो जाता है, गुड्स के अंदर जो रिस्क और रिवार्ड जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब आप रेवेन्यू को रियलाइज़ कर सकते हैं, तब अपने बुक्स में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। भले आपको कैश रिसीव हुआ या ना हुआ, दोनों कैश हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने रिस्क एंड रिवार्ड, गुड्स के अंदर जो रिस्क और रिवार्ड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं हायर परचेज सिस्टम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो जब तक पूरा पैसा नहीं चुका दिया जाता है तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम में हम लोग रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह डॉली चाय वाला जब जब अपना चाय जो है वो बना करके कस्टमर को सर्व कर देता है तो उसका रिस्क और रिवार्ड वो ट्रांसफ़र कर देता है। तब वो उस चाय का जो रेवेन्यू है उसको अपने बुक्स में वो ले सकता है। भले उससे कैश उसको मिले या ना मिले, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसी तरह सर्विसेज माफ कीजिएगा, सर्विसेज के केस में क्या होता है, सर्विसेज के केस में आप कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब आप फाइनल एक्ट कर दिए हो। फाइनल एक्ट कर दिए हो का मतलब हुआ, फाइनल एक्ट का मतलब होता है कि सर्विसेज के केस में क्या होता है कि कुछ काम करना होता है, आपको सेवा प्रदान करना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी लॉयर का, ठीक है। एक लॉयर जो है वो क्या बोलता है कि हम आपके लिए, आपका बिजनेस के लिए एग्रीमेंट तैयार कर देंगे, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर्म कर देंगे और उसके बदले हम आपसे 2,000 रुपया चार्ज करेंगे, ठीक है। एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक लॉयर जो है वो क्या बोलता है कि आपके लिए हम एक एग्रीमेंट तैयार कर देंगे और उसके लिए हम 2,000 रुपया चार्ज करेंगे। तो वो 2,000 रुपया अपने बुक्स में कब ले सकता है, जब वो एग्रीमेंट प्रिपेयर कर दिया है, जब उसने उस एक्ट को कर दिया है, पूरा एक्ट को कर दिया है, तभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो सर्विस के केस में जब आप जिस एक्ट के लिए पैसे चार्ज करने हैं उस एक्ट को आपने कर दिया है, तब आप उस रेवेन्यू को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। भले आपको वो पैसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन आपने जैसे ही उस एक्ट को पूरा कर दिया, आप पैसे लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स। इस तीसरे पार्ट के लिए रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, तो इस तीसरे पार्ट के लिए रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब आपका रीजनेबल सर्टेनिटी है, आपको सर्टेन है कि अब आपको उस पैसे को अब आप वो ले सकते हैं, अब आपको वो पैसा मिल सकता है। क्या बोलता है, व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट रिगार्डिंग कलेक्टिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आपने क्या हुआ कि डोमिनोज के साथ आपने एग्रीमेंट किया कि आप डोमिनोज का आउटलेट खोलेंगे और हर महीना, हर मंथ के एंड में आप उसे रॉयल्टी के तौर पे 2 लाख रुपया पे करेंगे डोमिनोज कंपनी को, ठीक है। तो डोमिनोज कंपनी क्या की कि अपना एग्रीमेंट कर ली और अपना ब्रांड नेम यूज़ करने का उसको अथॉरिटी दे दी। कोई पर्सन अगर मान लीजिए डोमिनोज का आउटलेट खोलना चाहता है तो वो क्या किया कि डोमिनोज के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि मैं आपके ब्रांड नेम को यूज़ करूंगा, अपना बिजनेस रन करूंगा और मंथ के एंड में 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ। तो एग्रीमेंट किस चीज़ का है, एक मंथ होने के बाद, एक मंथ जब आप सर्विस ले लीजिएगा उसका, तब आप उसे पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो डोमिनोज कंपनी के एंड से हम लोग सोचते हैं तो डोमिनोज कंपनी जो है वो 2 लाख रुपया जो उसको जो मिलना है किसी पर्सन से जिसने उसका ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है, तो उस 2 लाख रुपया को वो कब अपने बुक्स में लेगा,
तो वो 2 लाख रुपए वो कब बुक्स में लेगा, जब वो 1 महीना बीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था क्या कि 1 मंथ के एंड में वो पैसा देगा। मतलब 1 मंथ तक उसने उस ब्रांड नेम को यूज किया, अपना बिजनेस किया, और तब उसको उसके पास रीजनेबल सर्टेनिटी हो गया डोमिनोज के पास कि अब वो 1 लाख 2 लाख रुपया वो पैसे उस पर्सन से ले सकता है। मतलब वो सर्टेन हो गया, एक महीना तक उसने अपना ब्रांड नेम यूज करने दिया उसे, तो अब वो सर्टेन हो गया, 100% सर्टेन हो गया कि अब उससे वो पैसे कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इन 3 चीजों के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का ये सब क्राइटेरिया था। सेल्स ऑफ गुड के केस में जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्रांसफर कर देते हैं, तब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंडरिंग ऑफ सर्विस के केस में जब आप वो एक्ट को, जिस एक्ट के लिए आपने एग्रीमेंट किया था, उस एक्ट को आप पूरा कर देते हैं, तब आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स के केस में जब आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाता है कि आप उस पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उस रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, तब उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों केसेस में कहने का तात्पर्य है कि आपको, आपके पास जब ये इवेंट घट जाता है, तो आपको कैश मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये कहता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी इसी के तरह है, लेकिन ये इसका थोड़ा सा एरिया जो है थोड़ा सा बड़ा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या है, सिर्फ वो रेवेन्यू की बात करता है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंडिचर की भी बात करता है, ठीक है। ये क्या कहता है, एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग को जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, जब वो रियलाइज हो जाता है, जब वो अर्न हो जाता है या फिर अकर हो जाता है। इनकम के केस में जब आपका इनकम अर्न हो जाता है, कैश रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है। उसी तरह एक्सपेंस के केस में आपने खर्चे कर दिए हैं, लेकिन आपको आपने उस खर्चों के लिए पैसे पे किए हो या ना किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम लोग को इस 4 मुख्य चीजों के बारे में जानकारी लेना है। ये 4 चीजें क्या है, पहला है अनअर्न्ड इनकम, दूसरा है एक्रूड इनकम, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और चौथा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें से 2 आपका इनकम के लिए है और 2 आपका एक्सपेंसेस के लिए है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग क्लियरली अच्छे तरीके से समझेंगे। अनअर्न्ड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन रह जाता है लोगों को, लेकिन हम लोग इसको एक एक करके अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये 4 मुख्य चीज़ों के बारे में बात करता है। इसका भी मतलब इसका भी जो थीम यही है कि आपको कैश रिसीव या कैश पे किए हो या ना किए हो उससे मतलब नहीं है, आपको जैसे ही इनकम अर्न होता है या एक्सपेंस अकर हो जाता है, तो आपको अपने बुक्स में उसे ले लेना होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इन चारों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा अनअर्न्ड इनकम, दूसरा है एक्रूड इनकम, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और चौथा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहला अनअर्न्ड इनकम के बारे में पहले बात करते हैं। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, वैसा इनकम जो कि आप अर्न नहीं किए हैं लेकिन आपको पैसे पहले मिल चुके हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट हो चुका है, अनअर्न्ड इनकम हो गया, तो उसे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी समझ के रिकॉर्ड करेंगे। जो अनअर्न्ड इनकम जो हमारा होगा वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है अनअर्न्ड इनकम में कि हमको पैसे पहले रिसीव हो गए हैं, हमने हमको उसका इनकम हुआ नहीं है अभी, लेकिन हमें पैसे पहले रिसीव हो गए हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझते हैं और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल में, सेकेंड। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अनअर्न्ड इनकम पहले हम लोग देखते हैं। देखिए अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, क्या होता है कि डॉली भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा चलने लगता है, बहुत ही फेमस पॉपुलर हो जाते हैं, और उनका पॉपुलैरिटी देख के उनके पास एक बार बिल गेट्स चले आते हैं घूमते फिरते चाय पीने के लिए। बिल गेट्स वहाँ आते हैं, उसका चाय पीते हैं, बहुत खुश होते हैं, अब बोलते हैं भाई तुम्हारा चाय तो मुझे बहुत पसंद आया, अब तुम्हें, मेरा एक प्रोग्राम है यूएसए में, तुमको वहाँ आना है और मेरे लिए, मेरे कंपनी, मेरे टीम मेंबर सब के लिए आपको चाय बना करके सर्व करना है। तो बहुत खुश हो जाता है डॉली भाई।
तो बोलता है कि ठीक है, आपको तो आना है लेकिन उसके लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए। तो बिल गेट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, ये लो 5 लाख रुपया एडवांस, और आ करके मेरे प्रोग्राम में तुम चाय सर्व करेगा। तो बोलता है कि ठीक है। तो बिल गेट्स भाई क्या करते हैं कि इन्हें एडवांस में अरे यार, एडवांस में 5 लाख रुपया, 4 नहीं 5 लाख रुपया कर देते, राउंड फिगर में मजा आएगा। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ इन्हें एडवांस में दे देते हैं। डॉली भाई एकदम खुश, 5 लाख रुपये एडवांस मिल गया है, अब उसको जाना है वहाँ पे और कंसर्ट करना है। ठीक है, कंसर्ट करना है बोलते हैं, उसे वहाँ जाना है और वहाँ पे चाय बना के सर्व करना है, कंसर्ट नहीं करना है, उसे वहाँ चाय बना के सर्व करना है। तो एडवांस में 5 लाख रुपया मिल गया। तो जैसे ही डॉली भाई को एडवांस में 5 लाख रुपया मिला, तो डॉली भाई जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इसका एंट्री लेंगे, इसमें जैसे ही 5 लाख रुपया मिला तो इनके पास क्या हुआ, 5 लाख रुपया कैश आ गया। तो कैश, सबसे पहले कैश आ गया, तो कैश अकाउंट को ये डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपया से, 5 लाख रुपया से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमने बताया था ना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, कैश आ गया। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि इनको जो इनकम हो रहा है वो इनकम इनको अर्न नहीं किए हैं, अभी वो इनकम के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड किए ही नहीं है, उन्होंने अपना गुड सेल किया ही नहीं है, लेकिन उनको पैसा पहले मिल गया है। तो वो जो इनकम है, वो इनकम इनके लिए लाइबिलिटी होगा। कब तक लाइबिलिटी होगा, जब तक कि वो उसके लिए गुड्स वो प्रोवाइड कर नहीं देते, जब तक वो चाय बना के वहाँ पे सर्व नहीं कर देते। चाय बना के सर्व कर देंगे तब वो अपने इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यही ना कहता है कि जब आप गुड्स के अंदर का रिस्क एंड रिवॉर्ड को आप ट्रांसफर कर देते हैं कस्टमर को, तब आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तब आप उसे अपना इनकम मानते हैं, अपना रेवेन्यू मानते हैं। तो ये क्या हुआ कि इनकम तो इसको बाद में होना है, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ये बाद में ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसको पैसा पहले मिल गया है। तो ये वाला जो इनकम है, ये इनकम इनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, और इसको ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ दूसरा जो इफेक्ट है वो हो जाएगा आपका अनअर्न्ड इनकम, अर्न इनकम, अनअर्न्ड इनकम 5 लाख। ठीक है, ये बुक्स में ये 5 लाख रुपया का ये अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब जिस टाइम ये क्या करेंगे, जब ये अपना जा करके वहाँ कंसर्ट में, जब ये इनका फंक्शन में, बिल गेट्स का फंक्शन में ये जब चाय को बेच देंगे, कस्टमर को चाय पिला देंगे, तो उस समय ये क्या करेंगे, ये अनअर्न्ड इनकम जो अभी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, और उस समय ये इनकम, उस समय इसको वो अपना इनकम में ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, लेकिन जैसे ही मान के चलते हैं कि जैसे ही वो अपना चाय सर्व कर देते हैं, तो यहाँ पे जिस टाइम वो जब उनका प्रोग्राम हो जाता है और ये सेल कर देते हैं, अपना सेल हो जाता है, चाय अपना बेच देते हैं, सेल ऑफ टी, इसके कंसर्ट में जाकर टी अपना सेल कर देते हैं, तो उस समय ये अनअर्न इनकम खत्म हो जाएगा और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे आप इनकम ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो उस समय ये अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम एंड अनअर्न इनकम, इनकम को ये डेबिट करेंगे और अपना पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पी एंड एल अकाउंट को ये क्रेडिट कर देंगे 5 लाख रुपये से। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, प्लीज़ आप लोग भावनाओं को समझिएगा, राइटिंग में क्या रखा है। ठीक है, तो ये इनका अनअर्न इनकम हो गया। तो अनअर्न इनकम क्या होता है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अनअर्न रेवेन्यू जान लिया, अनअर्न रेवेन्यू क्या होता है, वैसा रेवेन्यू जो कि हम लोग अर्न नहीं किए, उसके बदले हम लोगों को पैसे पहले मिल चुके हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एक्रूड इनकम। ठीक है, जिसका जो कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जिसके लिए एम्फेसाइज करता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है और एक्रूड कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम हो जाता है इस टर्म के लिए, एक्रूड इनकम के लिए।
एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है वैसा इनकम जो एक्रू हो चुका है, आपने रियलाइज कर चुका है, लेकिन आपको उसके बदले पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से कि हमारे जो डॉली भाई हैं वो बहुत ही फेमस हो चुके हैं, उनसे मिलने के लिए एक बार क्या होता है कि वड़ा पाव घर लाती है अपने पूरे टीम के साथ। अब और जैसे ही उनके टीम के साथ वो अपने टीम के साथ इनके पास इनके दुकान पे पहुंचती है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पूरे टीम को ये क्या करते हैं, चाय पिलाते हैं। ठीक है, एकदम मस्त, एकदम पूरा अपने स्टाइल में चाय पिलाते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और इन सभी को वो चाय पिला देते हैं। तो उस दिन मान के चलते हैं कि लगभग 1 लाख रुपए का ये चाय पिला देते हैं। एक डेट हम लोग मान लेते हैं कि मानते हैं कि 1/1/2025 को, एक यहाँ मेरा टाइमलाइन है, इस 1/1/25 को ये मैडम आती है इनके यहाँ और 1 लाख रुपए का चाय पी लेती हैं सब लोग। ठीक है, 1 लाख रुपए का चाय पिला देते हैं सबको, एकदम ज़बरदस्त टाइप से बना के, एकदम बढ़िया वाला, और सबको चाय पिला देते हैं। अब ये मैडम क्या करती है कि इनके साथ फ़ोटो खिंचाती है, रील बनाती है और फिर बिना पैसे दिए चले जाती है। तो डॉली भाई को तो बड़ा घाटा हो गया भाई, वो तो पिला दिए चाय लेकिन उनको पैसा 1 रुपया नहीं मिला। तो क्या करते हैं, वो अपना छोटा सा खाता में लिख लेते हैं कि 1 लाख रुपये का सेल हुआ, और वो अपना रेवेन्यू को बुक करते हैं। क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे ही रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपना सेल, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड गुड्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं, वैसे ही हमें अपने इनकम को उसे रिकॉग्नाइज कर लेना है, अपने बुक्स में उसे ले लेना है। तो हम उस दिन डॉली भाई अपना बुक्स में क्या एंट्री मारते हैं, उस दिन बुक्स में एंट्री होता है एक्रूड रेवेन्यू डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बोलिएगा ये कैसे हुआ भैया? तो देखिए, हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पे दो इफेक्ट तो होगा ही। तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, एक के इफेक्ट हुआ। एक इफेक्ट क्या हुआ कि उन्होंने चाय पिला दिया, लेकिन दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ। तो दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट हिडन है यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए था एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो जैसे ही चाय पिलाए तो उनको क्या होता है, वड़ा पाव गर्ल को पैसा देना चाहिए था। तो पैसा देती तो वो क्या होता, डुअल एस्पेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी डुअल एस्पेक्ट को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइड से इनकम जनरेट हुआ, उनका इनकम वो रिकॉग्नाइज कर लिए, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लोग ले लिए 1 लाख रुपया, और दूसरा जो है वो एक्रूड रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये एक्रूड रेवेन्यू क्या है भाई? तो ये एक्रूड रेवेन्यू उनके लिए एसेट है। ठीक है, एसेट है। एसेट है, कैसे एसेट है? तो ये ऐसा चीज है वो जो वो काम अभी कर चुके हैं, लेकिन इसका बेनिफिट उनको बाद में मिलेगा, अभी तुरंत नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। ये मैडम को पैसा, चाय तो पिला चुके हैं लेकिन पैसा मिला नहीं, तो पैसा क्या है, उधारी है इनके पास, मैडम को बाद में पैसे देने हैं। मैडम इनका क्या है, एक्रूड, तो इसीलिए वहां पे क्या हुआ, एक्रूड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आया। तो एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है कि वैसा रेवेन्यू जो कि आपने अर्न कर चुका है, लेकिन आपको आपको उसके बदले पैसे नहीं मिले हैं। कैश आपको बाद में मिलेगा, कैश बाद में मिलेगा, रेवेन्यू आपने पहले अर्न करके रखा है। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि एक्रूड रेवेन्यू और डेटर्स दोनों लगभग सिमिलर टाइप की चीज है। एक्रूड रेवेन्यू बोलेगा, एक्रूड रेवेन्यू में भी क्या होता है कि दूसरे का देनदारी है, दूसरा को पैसा देना है आपको, लेकिन डेटर्स में भी तो वही चीज होता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो एक्रूड रेवेन्यू का एक और नाम है अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू, ठीक है, एक्रूड रेवेन्यू का एक और नाम है अनबिल्ड रेवेन्यू। 1/1/2025 को क्या होता है कि ये भाई चाय तो पिला देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक से रिकॉर्ड नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं, अपने खाता में लिख लेते हैं और सोचते हैं कि 1-2 दिन में मैडम पैसा दे देगी। लेकिन 31/3/2025 आ जाता है, अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम आ जाता है, और मैडम क्या करती है कि पैसा देती नहीं है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि अब ये जो अपना खाता में ऐसे लिख करके रखे थे अपना बुक्स में एक्रूड रेवेन्यू के नाम से, या अकाउंट ये खड़ा करके रखे थे, अब इसको क्या करते हैं, ये बिलिंग कर देते हैं। क्योंकि बार बार फ़ोन में करके बात करना, उनको बोलना कि पैसे दीजिए, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, 1 लाख रुपया का बिल जनरेट कर देते हैं। और जैसे ही ये 1 लाख रुपया का बिल जनरेट करते हैं, ये एक्रूड रेवेन्यू जो है वो इनका डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ऐसे ही ये बिलिंग कर देते हैं अपने ये वड़ा पाव गर्ल को, जैसे ही ये बिलिंग कर देते हैं, तो ये एक्रूड रेवेन्यू जो है ये ख़त्म हो जाता है और इनका ये बन जाता है, डेटर्स बन जाता है। ठीक है,
तो जब बिलिंग कर देंगे, मान लेते हैं कि 31/3/2025 को ये बिलिंग कर देते हैं, ठीक है, बिल बना देते हैं 1 लाख रुपए का, ये बिल बना देते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का जैसे ही बिल बनाते हैं तो यहाँ पे इनका एंट्री क्या हो जाता है, होता है डेटर्स, डेटर्स यानी कि बड़ा पाव गर्ल, बड़ा पाव गर्ल टू, ये डेबिट, डेबिट टू एक्रूड रेवेन्यू 1 लाख। अब ये इनका डेटर्स बन गया और एक्रूड रेवेन्यू हो गया खत्म, ठीक है। तो ये डेटर्स इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बिल बना करके क्या किए, मैडम को दे दिए कि भैया आपका 1 लाख, उस दिन आए थे ना फोटो खिंचवाने, तो 1 लाख रुपया का चाय पी गए थे मेरा, तो पैसा को प्रेम से वापस दे दीजिएगा। तो बिल बना करके मैडम को भेज दिए और अपने बुक्स में उनको डेटर बना के चढ़ा दिए। तो उस समय एक्रूड रेवेन्यू जो अकाउंट जो खोल के रखे थे वो हो गया खत्म, ठीक है। तो एक्रूड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट मेनली यही कहता है, एक्रूड रेवेन्यू में क्या कहा जाता है कि आपको, आपने इनकम अर्न कर लिया है लेकिन उसके बदले आपको कैश नहीं मिले हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक्रूड रेवेन्यू। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, चलिए प्रीपेड एक्सपेंस जानते हैं। देखिए हमारे डॉली भाई जो है बहुत ज़बरदस्त एक ठो माइक्रोफोन, क्या बोलते हैं उसको, वो कान वाला यूज़ करते हैं जिससे वो बात करते हैं, और उसके लिए एक तो बढ़िया सा मोबाइल, एकदम धांसू सा मोबाइल रखे हुए हैं। तो उस मोबाइल में क्या करते हैं, वो मोबाइल जो है उसमें वो जियो का सिम लगा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो जियो का सिम वो रिचार्ज करवाते हैं, तो क्या होता है कि उनको क्या होता है, उनका मोबाइल में रिचार्ज हो जाता है ख़त्म, मान लेते हैं 1/1/2025, ये डेट आज का नहीं है भाई, आगे का डेट है 1/1/2025, ठीक है। और ये जो है वो रिचार्ज कराते हैं आपका 3 महीना का टैरिफ है, 1/3/30, ठीक है। 3 महीना का रिचार्ज कराते हैं, ये हो गया 1 महीना, ये हो गया 2 महीना, ये 3 महीना, ठीक है। यहाँ पे ये 700 रुपये का रिचार्ज कराते हैं अपना बिजनेस का मोबाइल में, वो 700 रुपये का रिचार्ज कराते हैं भाई साहब। तो ये 700 रुपया जो वैसा खर्चा ये कर देते हैं जिसका कि इनको बेनिफिट जो है अगले 3 महीना तक मिलने वाला है, ठीक है। ये इनका बेनिफिट ये इस टाइम पे 1/1/2025 के डेट पे ये 700 रुपया खर्च कर देते हैं। तो 700 रुपया खर्च करते हैं तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कम से कम 2 अकाउंट इफेक्टेड होना चाहिए। तो पहला अकाउंट तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 700 रुपया मेरा कैश निकला है, ठीक है। तो कैश अकाउंट तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, काहे कि 700 रुपया मेरा निकला है। अभी आप लोगों को एंट्री थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि एंट्री के बारे में मैंने अभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अभी आगे के लेक्चर में मैं एंट्रीज बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी एक ले माइंड की तरह सोचते हैं कि जैसे 700 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो क्या होता है कि 700 रुपया उनके कैश से कम हो जाता है, 700 रुपया वो कैश पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, दूसरा इस इफेक्ट ये होना चाहिए क्योंकि ये खर्चा कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए, उन्हें अपना खर्चा दिखाना चाहिए। लेकिन क्या ये खर्चा अभी दिखा सकते हैं, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं है। जैसे रेवेन्यू में क्या होता था, रेवेन्यू हम लोग तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते थे जब तक हम उसे अर्न नहीं कर लेते हैं, जब तक उसके लिए हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड नहीं कर चुका है। तो उसी तरह एक्सपेंस के केस में जब तक उस खर्चे का बेनिफिट हमने नहीं ले लिया है तब तक हम उस खर्चे को अपने बुक्स में ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि वैसा खर्चा जो कि मैंने पहले कर चुका है लेकिन उसका बेनिफिट मैंने अभी तक नहीं लिया है, ये मेरे लिए एसेट बन जाता है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जैसे ही ये 700 रुपये का खर्चा करेंगे तो दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट आपका हो जाएगा कैश निकल गया, तो कैश को आपको क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट, ये आपका 700 रुपये से क्रेडिट होगा। दूसरा जो इफेक्ट है डेबिट इफेक्ट, इसका क्या होगा, तो डेबिट इफेक्ट होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, तो ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करेंगे। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस वैसा खर्चा है, वैसा खर्चा है जिसका कि बेनिफिट हमको मिला नहीं है।
अभी मैं इसे अपना एसेट मान के चलता हूँ। जब तक मैं इस खर्चे का बेनिफिट नहीं ले लेता हूँ तब तक ये हम एसेट मानेंगे। और इस एसेट को हम कब खत्म करेंगे? जब ये पूरा खर्चा का हम जो है बेनिफिट ले लेंगे। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस खर्चे का पूरा बेनिफिट हम लोग ले चुके होंगे। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब यहाँ पे इस प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग खत्म कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एंट्री हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ठीक है। P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे 700 रुपया से और मेरा प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 700 रुपया हम चार्ज करें, यहाँ हम अपना खर्चा बुक किए, ठीक है। तो देखिए खर्चा हम किए यहाँ पे, लेकिन बुक हम कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे बुक कर रहे हैं। यही प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जब तक इस खर्चे का बेनिफिट ले नहीं लेते हैं तब तक ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा क्या रहता है? एसेट रहता है, ठीक है। जब तक इसका बेनिफिट हम ले नहीं लेते हैं तब तक ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ये एसेट रहेगा। जब इसका बेनिफिट हम पूरा ले लेंगे तब ये मेरा एसेट खत्म हो जाएगा और मेरा इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉली भाई क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत फेमस हो गए हैं, तो क्या करते हैं कि लैम्बोर्गिनी एक तो अपना बिजनेस के लिए, अपना टपरी के लिए वो एक लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं भाड़े पे। बोलते हैं कि अब हम लैम्बोर्गिनी से आएंगे, बहुत हो गया KTM ड्यूक से आने जाने का काम, अब हम लैम्बोर्गिनी से आएंगे जाएंगे। लैम्बोर्गिनी वो भाड़ा पे ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लैम्बोर्गिनी मान लेते हैं भाड़ा पे लेते हैं, और कितना रुपया भाड़ा उनका लगता है? मान के तो रेंट रेंट पे ये कार ले लेते हैं, तो इस रेंट का इसका कितना किराया है? एक फिगर मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि 1.5 लाख रुपया इसका रेंट है महीने। 1.5 लाख रुपया ये रेंट पे इस कार को ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक नंबर लाइन हम खींच लेते हैं, ऐसा समझ में आएगा। लैम्बोर्गिनी वाला जो मालिक है उससे एग्रीमेंट होता है कि मंथ के एंड में आपको हम 1.5 लाख रुपया पे करेंगे, इस गाड़ी को यूज़ करेंगे और एक मंथ का जैसे एंड होगा हम 1.5 लाख रुपया पे करेंगे। मान के चलते एक एक 25 को ये लैम्बोर्गिनी रेंट पे लेते हैं, यहाँ हो जाता है 1 2 25, यहाँ होता है 1 3 25, और यहाँ होता है 1 4 25। यहाँ पे वो रेंट पे ले ली, यहाँ पे कुछ पैसा उसा देना नहीं पड़ा, और उनसे ये जो लैम्बोर्गिनी के मालिक हैं उनसे ये करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि हर मंथ के एंड में 1.5 लाख रुपया वो पे करेंगे। तो एक मंथ बीत जाता है, एक मंथ यहाँ पे बीत जाता है, और डॉली भाई का सेल हो जाता है डाउन, पैसा उनके पास रहबे नहीं करता है, ठीक है। अब वो पैसा तो देने से रहे, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एंट्री बुक होगा? चूंकि यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में 1.5 लाख रुपया उनको पे करना है, तो यहाँ पे वो खर्चा तो कर चुके हैं, वो खर्चा कर चुके हैं, वो रेंट पे ले चुके हैं, खर्चा उनका हो गया, एक महीना वो बेनिफिट उसका ले लिए, लेकिन यहाँ पे उनको देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। पैसा ही घट गया उनके पास, 1.5 लाख रुपए है ये नहीं है, अब कैसे देंगे भाई? तो इस एंट्री को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस एंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से दो इफेक्ट होना चाहिए। सॉरी, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से दो इफेक्ट होना चाहिए। एक होना चाहिए क्या? कैश जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? हमारा एक्सपेंस बुक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कैश तो जा नहीं रहा है, क्या कि इनके पास पैसे में नहीं है, कहाँ से देंगे? तो ये क्या करते हैं कि उस समय ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं और उस पर इसे बुक करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वैसा एक्सपेंस जो आप खर्चा कर दिए लेकिन उसके बदले आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हम इन्हें बुक करते हैं, और यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनका लाइबिलिटी हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज हो जाएगा। पहला हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चूंकि एक्सपेंस हो चुका है, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, ठीक है। 1 तारीख को नहीं एंट्री हो रहा है, ये हो रहा है 1 2 25 को, जब ये इसका सर्विस ले लिए हैं पूरी तरह से, यहाँ से 1 महीना का सर्विस ये ले लिए। अब 1 महीना का सर्विस लेने के बाद इनके पास पैसा नहीं था, तो ये 1 2 25 को बुक करेंगे, अपना एक्सपेंस तो बुक कर लेंगे, काहे कि एक्सपेंस हो चुका है, तो 1.5 लाख रुपये एक्सपेंस अपना बुक कर लेंगे। और दूसरा जो एंट्री होगा वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
OS एक्सपेंसेस 1,50,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनके लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि ये खर्चे तो हो गए हैं लेकिन इसके बदले इन्होंने पैसा नहीं दिया है और ये पैसा उनको देना पड़ेगा क्योंकि खर्चा हो चुका है। तो ये जब पैसा, ये खर्चा जब इस पैसे का पेमेंट करेंगे, जिस टाइम मान लेते हैं कि 1/3/25 को इनके पास पैसा आ जाता है और फिर ये पेमेंट करते हैं, इसका ये 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं, तो 1/3/25 या फिर 1/3/25 नहीं मानते हैं, मानते हैं कि 20/2/25 इस समय इनके पास 1.5 लाख रुपया आ जाता है। तो 20/2/25 को क्या करते हैं, इसके जो मालिक है, लैम्बोर्गिनी का जो मालिक है, उसको 1.5 लाख रुपया ये दे देते हैं और अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइम ये पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और 1.5 लाख रुपया दे देंगे और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खत्म हो जाएगा। जो इनका लाइबिलिटी है वो, इनका लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो आपका जो अकाउंट बुक क्लोजिंग के डेट में भी अगर ये रह जाता है तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, वैसा खर्चा जो कि हमने कर चुका है लेकिन उसके बदले कैश पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये था हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मुख्यतः 4 चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला है आपका एक्रूड रेवेन्यू, दूसरा है अनअर्न्ड रेवेन्यू, तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस और चौथा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो किसे हम एसेट मानते हैं, किसे हम लाइबिलिटी मानते हैं, एक बार ब्रीफ कर देते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसे हम देख लेते हैं फिर से। देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, इसमें 4 बात था, अनअर्न इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनअर्न इनकम वैसा इनकम होता है जो कि आपने अर्न नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि कैश आपको पहले मिल जाता है लेकिन आपको इनकम जो है वो आप बाद में अर्न करते हैं। जो बिल गेट्स भाई जो एडवांस पैसा देते हैं वो इनका अनअर्न रेवेन्यू होता है। ये अनअर्न रेवेन्यू कंपनी के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वैसा इनकम होता है जो इनकम आपने अर्न कर लिया है लेकिन उसके बदले आपको पैसे नहीं मिले, पैसे आपको बाद में मिलेंगे। तो जब तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं तब तक एक्रूड इनकम को हम एसेट मान के अपने बुक्स में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो एक्रूड इनकम का मतलब वैसा इनकम जो कि आपका एक्रू हो गया है लेकिन उसके बदले आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो उसे अपने बुक्स में हम एसेट मान के रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसा खर्चा होता है जिसका कि बेनिफिट हम लोगों को बाद में लेना है लेकिन खर्चा हमने कर दिया है। जैसे मैंने कहा मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज में क्या होता है कि पहले हम लोग खर्चा करते हैं, बाद में उसका हमको बेनिफिट मिलता है। तो हमको जब बेनिफिट मिलेगा तब तक के लिए वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट की तरह उसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। जब हम उसका पूरा खर्चे का पूरा बेनिफिट ले लेंगे तब उसे हम अपना खर्चा दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उसे अपने बुक्स में मतलब उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को फिर वहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है खर्चा जो है वो हो चुका है लेकिन उसके बदले पेमेंट नहीं की है। ठीक है, जैसे लैम्बोर्गिनी कार वो रेंट पे लिए थे, रेंट पे ले लिए, 1 महीना यूज़ कर लिए। अब 1 महीना यूज़ करने के बाद जब खर्चा उनका वो एक्रू अकर हो गया, जो खर्चा का वो बेनिफिट ले चुके लेकिन वो पैसा दिए, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो उस केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। कब तक लाइबिलिटी रहेगी, जब तक कि आप उसका पे ऑफ नहीं कर देते। जैसे ही आप उसको पे ऑफ करेंगे वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे जब हम एंट्रीज जब समझेंगे तो ये चीज़ें और आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी कंसीडर्ड। मतलब अगर हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने को बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कहता है, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंस को भी मैच करना होता है। कि मतलब जो रेवेन्यू हमने अर्न किया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हमने किए उन खर्चों को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब उस जो भी रेवेन्यू अर्न किए उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड जो खर्चे होंगे उसी को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है,
तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ में आएगा। इसमें इस एग्जाम्पल में हम लोग को रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तीनों चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या बोलता है। आइए, एक मिनट। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एक बंदा, एक एंटिटी, एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, उस बिजनेस में सबसे पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो सबसे पहला इवेंट होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल परचेज करता है। कितना रॉ मटेरियल परचेज करता है? मान लेते हैं कि ये गुड्स पे डील करता है। वो गुड्स को खरीद के लाता है 10,000 पीसेस। 10,000 पीसेस वो गुड्स खरीद के लाता है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, ₹100 पर पीस। ठीक है, एक पीस का 100 रुपीज़ पड़ता है, तो उसे टोटल कितना कॉस्ट पड़ जाता है? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपया का वो रॉ मटेरियल परचेज करके लाता है। अब ये जिनसे रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसे क्या करता है कि कैश देता है 8 लाख रुपया। ठीक है, 8 लाख रुपया कैश देता है, सॉरी ये 80,000 हो गया। 8 लाख रुपया कैश देता है और 2 लाख रुपया क्रेडिट रहता है, उधार। 2 लाख रुपया पैसा वो दे नहीं पाता है, क्रेडिट हो जाता है 2 लाख रुपया। ठीक है, ये 2 लाख रुपया। अब ये जो गुड्स परचेज करके लाता है तो वो गुड्स परचेज करके कहाँ लाता है? अपने गोडाउन में लाता है। ये गुड्स परचेज करके अपने गोडाउन में लाता है और वो गोडाउन का रेंट है मान के चलते हैं 3,000 रुपया पर मंथ। 3,000 रुपया पर मंथ उस गोडाउन का रेंट है। लेकिन वो क्या होता है कि ये जो पीरियड है, पूरे 1 साल का पीरियड में, ये जो पूरा डेटा है वो 1 साल का है। ठीक है, ये पूरा जो डेटा हम दे रहे हैं वो 1 ईयर का डेटा है। ये पीरियड मान के चलते हैं 1/4/24 से लेके 31/3/25 तक का डेटा है कि इस पूरे पीरियड में इतना सामान वो लाता है और इतना सामान को वो अपने गोडाउन में रखता है। 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से रेंट पे करता है। और ये जो रेंट पे करता है वो 11 मंथ्स का ही रेंट पे करता है। ये जो रेंट पे करता है 11 मंथ्स का रेंट पे करता है। 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 33,000 रुपया वो रेंट पे करता है। और एक मंथ का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है। 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 3,000 रुपया इसका आउटस्टैंडिंग रह जाता है। 3,000 रुपया का रेंट वो पे नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या होता है? सेल होता है। नेक्स्ट पार्ट में ये क्या करता है? बंदा सेल करता है, सेल होता है। सेल कितना का करता है वो 8,000 यूनिट सेल करता है। 8,000 पीस वो सेल करता है एट द रेट ऑफ ₹150 पर यूनिट। ठीक है, 150 पर यूनिट के हिसाब से वो 8,000 पीसेस को वो बेचता है। तो वो टोटल कितने पीसेस, कितने रुपए में बेचा? तो 12 लाख रुपया का वो सेल करता है। ठीक है, अब ये जो 12 लाख है उसमें इसको कैश मिलता है 10 लाख रुपया। कोई कस्टमर है, उसको 10 लाख रुपया कैश पे कर देता है और 2 लाख रुपया उसका उधारी रह जाता है। 2 लाख रुपया उसका उधार रह जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि परचेज है
परचेज होता है 10,000 यूनिट परचेज किया जाता है 100 रुपया पर पीस के हिसाब से, ठीक है, जिसमें कैश मिलता है उसको 8 लाख रुपया कैश मिलता है और 2 लाख रुपया उसका क्रेडिट रहता है। अब एक बात बताइए, 2 लाख रुपया क्रेडिट जो रह गया वो 2 लाख रुपया ये क्या बन गया? ये 2 लाख रुपया क्रेडिट पे मतलब जो माल वो लाया है, वो माल जिस पार्टी से खरीद करके लाया है, गुड्स वो खरीद करके लाया है, तो हम लोगों ने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो डेटर्स यहाँ पे कौन है और क्रेडिटर्स कौन है, जरा सा इसे बताइएगा। तो हम लोग जो इंटिटी को जिसे पैसे देने होते हैं, ठीक है, इंटिटी को जिससे पैसे लेने होते हैं, इंटिटी को जिससे पैसे लेने होते हैं, वो आदमी जो होता है वो एंटिटी का डेटर होता है, ठीक है, और एंटिटी को जिसे पैसे देने होते हैं वो आदमी एंटिटी का क्रेडिटर होता है। तो इस एग्जांपल में हमारा क्रेडिटर कौन है? जिससे हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो ये जो 2 लाख रुपया है यहाँ पे मेरा ये क्रेडिटर है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात, ये जो मैंने सेल किया है, तो ये जो 2 लाख रुपया जो है वो मेरा डेटर है, क्योंकि ये 2 लाख रुपया क्या है, मैंने सेल किया है किसी को और एंटिटी को ये 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं। ये 2 लाख रुपया एंटिटी को मिलने वाले हैं उनके कस्टमर से, तो ये 2 लाख रुपया इनका डेटर है, ठीक है, ठीक है, ये 2 लाख रुपया डेटर हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक साइड हम लिखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और एक साइड हम लिखते हैं कैश कैश कॉन्सेप्ट। ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग है, ये एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग है। दोनों बेसिस पे फर्क कैसे पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि आप इनकम जैसे ही अर्न कर लेते हैं या फिर एक्सपेंस जैसे ही अकर कर लेते हैं, आपको उसे अपने बुक्स में ले लेना है। आपको कैश मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है कि जैसे ही रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है उसे हमें अपने बुक्स में ले लेना होता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वो सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट दोनों की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो आइटम है हमारा सेल, ठीक है, सेल, सेल। तो यहाँ पे हम लोग सेल कितना का दिखाएंगे, तो देखिए जो सेल हमारा हुआ था वो 8,000 पीसेस का हुआ था, ठीक है, 8,000 पीसेस का सेल हुआ था। तो हम लोग जो यहाँ सेल दिखाएंगे वो 8,000 पीसेस का सेल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा सेल हो गया 8,000 पीसेस, 8,000 पीसेस इंटू 100, सॉरी 150। तो ये मेरा सेल का अमाउंट आ गया कितना, 12 लाख रुपया, ठीक है, 12 लाख रुपया का सेल हो गया। अब देखिए ये सेल में हमको कैश 10 ही लाख रुपया मिला था, लेकिन हम सेल का अमाउंट जो ले रहे हैं वो पूरा 12 लाख ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरा 8 लाख रुपया का सेल कर चुका है। अब हमें कैश उससे कितना मिल रहा है डजेंट मैटर, हम लोग को पूरा सेल का जितना अमाउंट है वो पूरा अमाउंट हम लोगों को ले लेना होता है, ठीक है। देखिएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जो बिजली कंपनियां होती है, बिजली विभाग वाले जो होते हैं, वो लोग जैसे ही बिजली बिल जनरेट करते हैं, किसी कस्टमर का बिजली बिल जैसे ही जनरेट करते हैं, वो अमाउंट का वो रेवेन्यू को मान लेते हैं, अपने रेवेन्यू में उस अमाउंट को वो इंक्लूड कर लेते हैं। भले वो बिजली का बिल जो है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कि जैसे ही बिल जनरेट होता है तुरंत पेमेंट तो होता नहीं है, पेमेंट बाद में होता है। लेकिन जैसे ही बिल जनरेट होता है तो बिजली कंपनीज क्या करती है कि अपना तुरंत में उस अमाउंट को अपना रेवेन्यू मान लेती है। तो उसी तरह यहाँ पे 8,000 पीसेस जैसे ही सेल हुए, हम लोग उसको पूरा अपना रेवेन्यू मान लेंगे और ये 12 लाख रुपया हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट पड़ा है। तो कॉस्ट क्या है, मेरा परचेज हो, इसका जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था तो इसका परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट हम लोग कितना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला तो हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल दिया कि हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। दूसरा हमारा परचेज कॉस्ट, यहाँ पे लग रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना का आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उतना का ही आप लोगों को एक्सपेंस उतना का ही एक्सपेंस को भी रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 8,000 रुपया है, ठीक है, 8,000 यूनिट्स का ही हम लोगों ने सेल किया है, तो हम लोग परचेज कॉस्ट यहाँ जो है वो 8,000 यूनिट का ही लेंगे। तो यहाँ 8,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट 100 रुपया के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो परचेज कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये यहाँ परचेज कॉस्ट मेरा हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया 8 लाख रुपया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा परचेज कॉस्ट था, ये टोटल परचेज कॉस्ट मेरा कितना था, 10 लाख रुपया का, लेकिन हम लोग यहाँ ले रहे हैं मात्र कितना, 8 लाख रुपया। ये मत समझिएगा ये 8 लाख रुपया, ये जो कैश जो हम लोगों को कैश मिला 8 लाख, वो है 8 लाख। ये 8 लाख, ये वाला 8 लाख नहीं है जो हम लोगों को कैश मिला है, ये वाला 8 लाख नहीं है। ये 8 लाख है जो 8,000 यूनिट्स जो हम लोग बेचे हैं उसका रेवेन्यू है। 8,000 यूनिट्स इंटू 100, तो ये मेरा 8,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट है। इसमें नेक्स्ट हमारा माइनस होगा फिगर क्या नेक्स्ट फिगर माइनस होगा रेंट। रेंट जो हम लोगों ने पे किया है। अब देखिए रेंट हम लोग कितना लेंगे, रेंट हम लोग 33,000 लेंगे या कि 36,000 रुपया लेंगे, या तो हम लोग को 33,000 लेंगे कि 36,000 रुपया लेंगे। तो रेंट हम लोग लेंगे 36,000 रुपया। पूछिए कैसे। अब देखिए रेंट का क्या है सीन, कि हम लोग अगर मान लीजिए 8,000 यूनिट को अपने गोडाउन में रखते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए, या फिर हम लोग 10,000 यूनिट को अपने गोडाउन में रखते हैं, हम लोग को रेंट तो पूरी देना होगा। हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम लोग 10,000 यूनिट अगर हम गोडाउन में रखेंगे तो हम लोग रेंट हम लोग 10,000 के हिसाब से देंगे, या फिर 8,000 यूनिट रखेंगे तो 8,000 के हिसाब से देंगे। हम लोग पूरे पूरे जो हम लोग का रेंट तय हुआ है 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, हम लोग 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पूरे साल भर का रेंट देंगे, यानी कि पूरे 12 महीना का हम लोग रेंट देंगे। तो यहाँ पे जो रेंट का जो अमाउंट होगा, रेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 36,000 रुपया। ठीक है, 36,000, ठीक है, तो ये रेंट का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो होगा मेरा 3,64,000, 3,64,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर हम अकाउंटिंग जो है अगर हम कैश बेसिस पे करते तो हमारा कितना होता, तो यहाँ पे मेरा सेल होता कैश बेसिस में, कैश बेसिस में सिर्फ कैश को कंसीडर करना पड़ता। तो यहाँ पे मेरा सेल कितना होता, कैश देखिए 8 लाख रुपया का हम सेल शो करते, क्या कि हम लोग को कैश कितना मिला है, कैश कितना मिला है, सॉरी 8 लाख यहाँ बोल रहे हैं हम लोग, ये जो कैश में हम लोग को 10 लाख रुपया मिला है वो हम लोग सेल शो करते। यहाँ पे अगर हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते तो हम 12 लाख के बजाय हम लोग 10 लाख रुपया कैश शो करते। तो यहाँ पे जो सेल हो जाता है वो मेरा होता 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख रुपया सेल हो जाता। इसमें परचेज कॉस्ट मेरा, परचेज कॉस्ट मेरा कितना होता, जो हम लोगों को कैश में मिल रहा है बस उसी को लेना होता। तो परचेज कॉस्ट मेरा कितना होता, परचेज कॉस्ट हम लोग 10,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट हम लोग को लेना होता। हम लोग को परचेज कॉस्ट लेना होता 8,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट। तो 8,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट मान लेते हैं कि 8,000 यूनिट का परचेज कॉस्ट जो मेरा होता वो होता 8,000 इंटू 100, 8 लाख नहीं हो करके इसका परचेज कॉस्ट जो हम लोग लेते हैं कैश बेसिस पे, चूंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो परचेज बेसिस पे हम लोग कैश कितना लेते हैं, हम लोग 8 लाख रुपया हम लोग यहाँ पे परचेज कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, 8 लाख रुपया परचेज कॉस्ट। यहाँ सिर्फ जो कैश हम लोग रियलाइज कर रहे हैं पूरी उसको हम ले लेंगे, डजेंट मैटर वो किस पीरियड का है क्या है वो मतलब नहीं है। परचेज कॉस्ट ये हो जाता, और जो मेरा रेंट है वो रेंट कितना होता, रेंट मेरा होता 33,000 रुपया का, 33,000 रुपया का रेंट होता। ठीक है, और मेरा नेट जो मेरा प्रॉफिट होता वो होता 1,67,000। ठीक है, तो यहाँ पे कैश बेसिस में क्या है कि बहुत सारे एस्पेक्ट छूट जाते हैं। एक्चुअल में मेरा रेवेन्यू 12 लाख रुपया का है, लेकिन हम लोग रेवेन्यू कितना ले रहे हैं, मात्र 10 लाख रुपया। हमारा जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में सिर्फ 8 लाख का हम लोग को लेना है, 8 लाख रुपया हमारा कॉस्ट है। ये देखिए दोनों कॉस्ट, ये वाला 8 लाख और ये वाला 8 लाख दोनों अलग है। ठीक है, ये 8 लाख रुपया जो है ये आपका 8,000 यूनिट्स का है, लेकिन ये 8 लाख रुपया जो है वो 8 लाख रुपया जो हम लोग को कस्टमर से मिला है वो 8 लाख रुपया है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों 8 लाख अलग है। ये एक 8 लाख जो है सिर्फ 8,000 यूनिट्स का है, लेकिन ये 8 लाख रुपया जो है ये पूरे 10,000 यूनिट का है, पूरे 10,000 यूनिट का है ये पैसा। ठीक है, ये पूरे 10,000 यूनिट का जो परचेज कॉस्ट है उसमें जो हम लोग को कैश मिला है बस वही कैश है। तो हम लोग कैश कॉन्सेप्ट में सिर्फ कैश का जितना भी कैश हम लोग सेल हुआ है या फिर एक्सपेंसेस हुआ है उस पूरे कैश को हम लोग लेते हैं। यहाँ जो रेंट हम लोग ले रहे हैं 36,000 के बजाय हम लोग मात्र 33,000 रुपया ले रहे हैं। काहे 33,000 ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रेंट पे किया मात्र 33,000, तो कैश बेसिस में हम लोग 33,000 ही ले रहे हैं। तो इस कारण हमारा यहाँ जो कैश बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,67,000 का।
लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 3,64,000 रुपया का। तो यही हमारा एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट यही हमारा कहता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमेशा कहता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी हम लोग एक्सपेंस करते हैं, जो एक्सपेंस हो चुका है या फिर जो इनकम अर्न करते हैं, उसे हम लोगों को अपने बुक्स में ले लेना होता है। कभी भी हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि उसका कैश का इंतजार करना है। कैश मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपेंस हो गया है या रेवेन्यू आपने अर्न कर चुका है तो आपको उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लेना है। तो ये था हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ गलतियाँ या कुछ बात रह गई है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लैरिफाई करूँगा। तब तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ बचे हुए जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।